हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो, तो आज की क्लास के अंदर हमारा टारगेट है, अपनी सुपर 30 सीरीज हमारी चल रही है। सुपर 30 सीरीज के अंदर आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आज हमें केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 डिस्कस करना है। आप लोग को पता ही है, मैं हर एक चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 10 एंड पार्ट 3 में 10, तो टोटल कितने 30 क्वेश्चन हो गए। इसलिए हमने इस सीरीज को सुपर 30 सीरीज बोला हुआ है, ठीक है। और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है सीरीज को बनाने का, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। तो जो बच्चे नए हैं वो लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख के समझ सकते हैं कि आखिरकार ये सुपर 30 सीरीज क्यों है और क्यों इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के लिए, ठीक है। वो सब इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, टू एलिमेंट एक्स एंड वाई हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक्स की कॉन्फिगरेशन दे रखी है, वाई की कॉन्फिगरेशन दे रखी है। द एक्सपेक्टेड कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो एक्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड वाई की कॉन्फिगरेशन दे रखी है आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आपसे बोला जा रहा है एक्स और वाई से मिलकर के क्या कंपाउंड बनेगा। तो देखो, सिंपल ऑक्टेट थ्योरी के बेस में कंपाउंड हम बनाते हैं। कंपाउंड फॉर्मेशन जो भी चलता है, आयनिक कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा, जो भी होगा वो किसके बेस में चलता है, ऑक्टेट। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ का इसका फर्स्ट वाले का एक्स वाले का आउटर मोस्ट शेल 4 है और वाई वाले का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 3rd है। तो देखो, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दैट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं, या तो आयनिक बॉन्ड बनाओ या तो कोवलेंट बॉन्ड बनाओ। ये पढ़ा आप लोगों ने। तो अगर मैं यहाँ से बाय द वे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूँ, निकाल दूँ। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आउटर मोस्ट शेल क्या रहेगा, 3rd हो जाएगा। 3rd तो आउटर मोस्ट रहेगा। 3rd में देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 3rd का ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 + 2 दैट इज 8। आई बात समझ में। तो एक्स से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, समझ। और वाई में देखो, वाई के 3rd शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3rd ऑर्बिट में 5 + 2 7। कहीं से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होगा तो 5 6 7 और 8 हो जाएगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, बस कहानी खत्म। और हम जानते हैं फॉर्मूला बनाने टाइम हम इन सिंबल्स को लेते नहीं है, तो प्लस माइनस मैंने हटा दिया और फॉर्मूला के लिए क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x/2। सो x/2 इज योर ऑप्शन आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग व्हिच कंटेन आयोनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है, सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहले एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2, या फिर सिंपल शब्दों में कहो 281, ये होती है कॉन्फिगरेशन। और क्लोरीन का 17 क्या होती है, 287, ये होती है इसकी कॉन्फिगरेशन। तो देखो, यहाँ से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फिर से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, यही पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। और ये बाय द वे एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अगर इसको मिल जाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, Na से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहाँ क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो Na क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आया तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है उसमें चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। तो क्लोरीन में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब क्या रहेंगे, अब इन दोनों को हमेशा साथ साथ रहना पड़ेगा। तो जब साथ साथ रहना पड़ेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl। इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और इनके बीच में पॉजिटिव और माइनस है, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो दिस इज योर आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, which formed by the शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जैसे सपोज एग्जांपल है हमारे पास
मीथेन CH4। कार्बन के कितने होते हैं? 1 2 3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 ग्रुप से है, ये मैंने आपको बता रखा है, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखो। 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 ग्रुप वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कोई सा भी 14 ग्रुप का हो, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड 14 ग्रुप का है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। 15 ग्रुप के क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 ग्रुप के क्या होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। 13 ग्रुप के क्या होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। तो 13 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कोई सा भी एलिमेंट्स हो। 14 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 15 का कोई भी एलिमेंट हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 एंड 16 का कोई भी एलिमेंट हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सिमिलरली 17 का कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड सिमिलरली 18 का कोई भी एलिमेंट हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 8। ठीक है, ध्यान रखना आगे के केमिकल बॉन्डिंग के जो हमारे आगे पार्ट्स आएंगे वहां पर भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आ गया। तो और फर्स्ट ग्रुप वालों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और सेकंड ग्रुप वालों का एल्कलाइन मेटल्स का, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब का होता है 1। और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स का बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, सो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, 1 2 3 4 अभी बताया। और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। हाइड्रोजन का कितना है? 1। हाइड्रोजन का कितना है? 1। हाइड्रोजन का कितना है? 1। अब देखो यहाँ पर अगर देख रहे हो आप लोग, तो ना तो कार्बन सेटिस्फाई है, नहीं तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई। हम जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम क्या फॉलो करता है? अपना डुप्लेट फॉलो करता है। एंड बाकी रेस्ट एलिमेंट्स क्या फॉलो करते हैं? हमारा ऑक्टेट फॉलो करते हैं। और तो ये भी आप लोग जानते हो, जिन्होंने अच्छे से पढ़ी है, स्टडी पूरी करी है, कि सब ऑक्टेट फॉलो नहीं करते, कुछ ऑक्टेट से आगे बढ़ते हैं, जिसको हम एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, फिलहाल वो बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि बाकी ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जहां वो क्वेश्चन आएगा वहां मैं समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैं फिर से थ्योरी समझा नहीं रहा हूँ, अभी केवल क्वेश्चन हम उठा रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिनसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके। तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन खुद के 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? तो हाइड्रोजन के साथ डील करेगा। और हाइड्रोजन को डुप्लेट फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन खुद का है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो इन दोनों के बीच में डील होगी। डील होगी कि भाई तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, हम भी रखेंगे। सिमिलर डील यहाँ होगी, सिमिलर डील यहाँ होगी और सिमिलर डील यहाँ होगी। तो जैसी ही डील होगी तो इससे फायदा क्या होगा? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। देखो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया हर एक हाइड्रोजन को, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, सॉरी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इस टाइप से क्या हुई है? इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर फिर अंतर क्या है कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट में? थोड़ी देर में बताता हूँ मैं अंतर। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वन ये भी शेयरिंग से रहा है, ये भी शेयरिंग से रहा है, बट देयर इज वन डिफरेंस। वो क्या है बताता हूँ। पहले समझो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। देखो BF3, सॉरी ये सपोज BF3 है। तो देखो बोरोन के आउटर मोशन में 3 ही इलेक्ट्रॉन पास हैं, 13 ग्रुप से मैंने बताया, 3 ही बॉन्ड बना सकता है बोरोन। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है बोरोन। इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट अगर हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं से इसको अगर F- मिल जाए, क्या मिल जाए? F-। F- का मतलब क्या होगा? F के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्लोरीन अभी लिखा था 17 ग्रुप से है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, तो कितना माइनस है? 1 माइनस है। 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड इट विल कैरी माइनस चार्ज। ये होगा F- का स्ट्रक्चर। तो कहीं से इस BF3 को आसपास F- मिल जाए तो क्या होगा? तो देखो F- की कहानी देखो। F- क्या है? स्टेबल भी है और अनस्टेबल भी है। बात समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट है इसका कंप्लीट, और अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये आयन है।
कोई भी आयन कभी स्टेबल नहीं होता। जैसे यहाँ देखा था हमने सोडियम क्लोराइड की कभी स्टेबल नहीं है, अकेले फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमेशा साथ में कंबाइन स्टेट में हमें मिलते हैं। ठीक, कोई भी आयन कभी अकेला नहीं रह सकता। तो ये आयन के कारण अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, बोरोन से बोलेगा कि चलो हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोरोन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देगा। तो जैसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन को ट्रांसफर करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन की तरफ शिफ्ट हो गए 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन की तरफ। फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन इसने बोरोन की तरफ थोड़े से शिफ्ट कर दिए ताकि इसका नेगेटिव चार्ज, अब भाई ये डोनेट कर रहे हैं तो डोनेट कर रहा है इसको बोरोन की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव अब क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। आई बात समझ में। और देखो अभी तक F माइनस था, अब यहाँ F में कोई चार्ज नहीं रहेगा, इतनी बात समझ गया। और वो चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, बोरोन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने बोरोन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, तो इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसी बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो बोरोन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ ही साथ सारे फ्लोरीन के अभी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ लिखा था इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है, या फिर कह सकते हो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्या बनता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझो, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अंतर क्या है शेयरिंग के टर्म्स में। शेयरिंग के टर्म्स में क्या अंतर है, देखो यहां पर CH4 के केस में 2 एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, ये ध्यान रखना, 2 एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में एक ही एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम दैट इज फ्लोरीन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। आगे बात समझ में। तो ये है हमारे आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि कौन सा किसके अंदर ये सारे के सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो किसके अंदर ये सारे के सारे बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये बताना है हमने। तो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो देखो NaCl आयनिक बॉन्ड है, अभी बताया था। NH3 और H2 आपके क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। दिस इज योर कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज योर कोवलेंट बॉन्ड। तो बचा क्या, NH4Cl बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का क्या होता है, ये बनता कैसे है, NH4Cl, अमोनिया में HCl डालते हैं। ठीक है, तो HCl किस में ब्रेक हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, H पॉजिटिव और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। और अमोनिया का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अमोनिया के पास, 5, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा अमोनिया का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। पर जैसे ही ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, बगल में H पॉजिटिव दिखा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा या शेयर करा देगा, जो पीछे बोला था। तो जैसे इसको शेयर कराएगा तो क्या बनेगा, ये 3H ऑलरेडी, और ये वाला H यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो गए, H को ट्रांसफर हो गए, इस वाले H को, तो इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा। तो जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा है, बात समझे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या है, Cl माइनस है। तो इस टाइप से बॉन्ड बन जाएगा, जिसके अंदर देखो Cl माइनस और ये पूरा पॉजिटिव, मतलब आयनिक बॉन्ड भी है। ये 3 आपके कोवलेंट बॉन्ड हो गया, और ये वाला आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। बात समझ आ गई। Cl माइनस पॉजिटिव क्यों आएगा, समझे ना, क्योंकि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेटली यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉजिटिव को यहाँ लिखूं या फिर यहाँ लिखूं, बात एक ही होती है। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3, डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, समझ तो नहीं समझता है। देखो सपोज HCl है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझ लो, सिमेट्रिकल नहीं, मतलब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इस इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाएगा, दैट इज नोन एज डाइपोल, इसी को बोलते हैं डाइपोल।
ठीक है, या दो पोल, डायपोल का मतलब है टू पोल्स, टू पोल जनरेट हो गए, देखो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डायपोल। आपसे बोल रहे डायपोल मूवमेंट जीरो किसका होगा, डायपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला भी जानते हैं हम। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, एक तो Q इंटू डी होता है सीधा सीधा, सॉरी Q इंटू डी, और एक और फॉर्मूला होता है वेक्टर्स की टर्म में, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर। अगर एक का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, एक का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में। ये कैसे निकलता है, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, ट्रायंगुलर एडिशन, ये आप लोगों ने सीखा होगा। म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, जैसे सपोज ये म्यू वन हो गया, ये म्यू टू हो गया, इनके बीच का एंगल क्या हो गया थीटा हो गया, तो जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट कैसे निकलता है, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू वन टू इंटू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, इस तरीके से निकल जाएगा आपका डायपोल। ठीक है, और एक और चीज, हर एक बॉन्ड का अपना डायपोल होता है। डायपोल पूरे कंपोनेंट्स का तो निकालता है, पर वो हर एक बॉन्ड का अपना होता है, उसके कारण पूरे कंपाउंड्स के अंदर डायपोल जनरेट होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। और डायपोल मूवमेंट यहाँ पूछा है जीरो किसका होगा, तो जीरो डायपोल मूवमेंट के लिए डायपोल मूवमेंट का सिंबल क्या होता है, ये होता है म्यू, इट इज द सिंबल ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट जीरो के लिए कंडीशन क्या होती है, ये समझ लो। पहली कंडीशन ये कि एटम, सेंट्रल एटम शुड अटैच्ड विथ सेम एटम, जो सेंट्रल एटम होना चाहिए वो सेम एटम से अटैच होना चाहिए। जैसे सपोज आपका हो गया एग्जांपल के तौर पे CCl4, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीछे बात करिए 4, 1 2 3 4, और चारों के चारों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दैट इज CCl4। आई बात समझ में, तो यही कहानी है। तो इसको मैं अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर, ठीक है, CCl4 हो गया या H2 हो गया, बात समझ लो, इन टाइप के कंपोनेंट्स का जो डायपोल मूवमेंट होगा जीरो होगा। अगर बाय द वे आपके पास CHCl3 होगा तो इसका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बात समझ लो, डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें कार्बन के चारों के चारों एटम सेम नहीं है, तो इसका नॉट इक्वल टू जीरो। और सेकंड कंडीशन है सेंट्रल एटम शुड नॉट कंटेन लोन पेयर्स, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल H2O, अच्छा एग्जांपल है। तो आपको दिख तो रहा है कि सेंट्रल एटम दो सेम एटम से जुड़ा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके अंदर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अभी बताया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 16, मतलब 1 2 3 4 5 6, दो हाइड्रोजन बन गए। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेंट्रल एटम सेम एटम से जुड़ा है, पर देखो यहाँ पर दो लोन पेयर भी तो है, तो दो लोन पेयर होने के कारण इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, विल नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डायपोल मूवमेंट जीरो के लिए कंडीशन है सेंट्रल एटम शुड नॉट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल BF3 अभी हमने करा था, बोरोन 13 ग्रुप से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तीनों के तीनों फ्लोरीन जुड़े होते हैं, 1 2 3, तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो मतलब इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। पर वाटर का डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उसका डायपोल मूवमेंट होगा जीरो। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन हमारा कहता है किसका जीरो डायपोल मूवमेंट होगा, तो जीरो देख लो, अभी आपको समझ ही आ गया है। तो देखो NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, NH3 को बनाते हो, ये पीछे बनाया था, एक लोन पेयर होता है। PH3 भी सेम टू सेम NH3 की तरह एक लोन पेयर। CH2Cl2 ये क्या होगा, इस टाइप का होगा। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फर्स्ट कंडीशन मतलब सारे एटम सेम नहीं है, तो इन तीनों का नॉट इक्वल टू CH4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि सेंट्रल एटम अटैच विद सेम एटम, और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि देयर इज नो लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो CH4 will have the zero dipole moment. Okay, ठीक है। Now next question, which bond in the theta will result a maximum dipole? ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन इसी में बेस्ड है। तो देखो ना cos थीटा है, cos थीटा आपको दिख ही रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा है, cos थीटा और थीटा में क्या रिलेशन होता है ये आप लोग को पता ही होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब थीटा जितना बढ़ता जाता है cos थीटा उतना घटता जाता है। जानते हो आप लोग, थीटा अगर 90 डिग्री होगा
तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। और जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, जैसे सपोज थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। मतलब थीटा जितना इंक्रीज हो रहा है cos थीटा, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग cos थीटा उतना डिक्रीज हो रहा है। यही कहानी है, cos थीटा और थीटा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बोल रहा है विच बॉन्ड एंगल थीटा विल रिजल्ट मैक्सिमम डायपोल। तो सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा, सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा, जिसकी ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब जिसका थीटा क्या होगा, मिनिमम होगा, उसी का तो होगा। बात समझ लो, थीटा अगर मिनिमम होगा, थीटा अगर मिनिमम होगा, थीटा अगर मिनिमम होगा उसका थीटा अगर मिनिमम होगा उसका कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा कॉस थीटा वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। थीटा क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, और कॉस थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में, घट रहा है। तो अब समझ ही होंगे आप लोग, कॉस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा। तो आपसे बोला है कि विच बॉन्ड एंगल थीटा विल रिजल्ट इन मैक्सिमम डायपोल। मैक्सिमम डायपोल कब होगा, डेफिनेटली जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी और कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। समझो, जब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तभी तो वही मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऐड हो रहा है। देखो ऐड हो रहा है, तो ऐड ज्यादा कब होगा, जब इस कॉस थीटा की वैल्यू इट शुड हैव मैक्सिमम, तभी तो मैक्सिमम डायपोल होगा। मैक्सिमम कहाँ पर होगी, कॉस 90 में होगी, क्योंकि नीचे को जाते हुए तो डिक्रीज कर रही है। मतलब कॉस 0 की और ज्यादा होगी, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 90 है, 120 है, 150 है, 180 है। तो थीटा जितना कम होगा कॉस थीटा उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, और डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ लो, कॉस 90 0 हो जाएगा, और जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायपोल के ऊपर ही है। तो चलो डायपोल के ऊपर क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डायपोल मोमेंट ऑफ ओके, ये बताने से पहले मैं एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ आपको। और डायपोल मोमेंट ऑफ, ध्यान से देखना, डायपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का डायपोल मोमेंट्स। ठीक है, तो सपोज इसके अंदर मैं 2 केस पकड़ रहा हूँ, 3 केस पकड़ रहा हूँ। केस 1, इफ सिमेट्रिकल होगा तो उस केस में डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे सपोज एग्जांपल ये है, तो देखो ये यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, केस 2, इफ बोथ ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे सपोज ये है आपके पास x और y, ठीक है, 2 ग्रुप मैंने बोल दिया अलग अलग, x और y। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेंजीन रिंग को, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। तो इस केस में म्यू क्या होगा, वही जो हमने पहले पढ़ा था, μ1² प्लस μ2² प्लस प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, वही जो ऊपर देखा था हमने। सेम क्वेश्चन, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू डायपोल। ये जो इनके बीच का एंगल बनेगा दैट इज नोन एज थीटा। ठीक है, इस डायपोल और इस डायपोल के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा बोलेंगे। दिस इज योर केस 2। और केस 3 क्या है, इफ one group is electron donating group and other is electron withdrawing group। अगर एक डोनेटिंग ग्रुप है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एग्जांपल के तौर पे ये x y, सपोज x इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और y क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तब इसके लिए म्यू क्या होता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, सेम टू सेम ही रहता है फॉर्मूला, μ1² प्लस μ2² माइनस 2 इंटू μ1 μ2 cos थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लो, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे वहां करने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हम अपने निकाल सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थो
सब्स्टिट्यूटेड का डायपोल मूवमेंट हर केस में, चाहे ये वाला केस पकड़ो चाहे वाला केस पकड़ो, ऑर्थो का ज्यादा होता है, फिर मेटा का होता है, फिर पैरा का होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लिख भी देता हूँ, ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का, फिर मेटा सब्स्टिट्यूटेड का होता है, फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड का होता है डायपोल मूवमेंट, इस केस के लिए भी और इस केस के लिए भी। ठीक है, यही सेम टू सेम यहाँ पर। ये एक्सप्लेनेशन वगैरह जो मैं थ्योरी वाली वीडियोज बनाऊंगा उसके अंदर मैं दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम दोबारा अपने क्वेश्चंस में आते हैं, ये आप लोग नोट कर लेना बाद में। तो हमारा क्वेश्चन है डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस इज इतना, मतलब डायपोल मूवमेंट आपको दे रखा है इसका 1.5 डी बाई डी इज द यूनिट होती है, डी बाई बोलते हैं इसको। आपको बोला जा रहा है डायपोल मूवमेंट बताओ इसका, डायपोल मूवमेंट बताना है। तो देखो पहली बात तो इसका और इसका आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है। आई बात समझ में? बचेगा किसका? बचेगा केवल इतने ही कारण बचेगा ना, क्योंकि ये और ये वाला तो अपोजिट हो गए, तो इसलिए इनका आपस में कैंसिल हो गया। बचेगा केवल इतना वाला, तो इतना वाला बचेगा तो लगा लो। तो देखो इस वाले इतने बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट कितना है, 6 बॉन्ड का 1.5, तो फॉर्मूला लगेगा म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, μ1 स्क्वायर, और सेम ही है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा लगेगा। मैंने बोला था सेम ही ग्रुप है, देखो ये भी x है ये भी x है, अभी पीछे बताया था, तो प्लस आएगा यहाँ पर। μ1 कितना है 1.5 स्क्वायर, μ2 कितना है 1.5 स्क्वायर, क्योंकि इस बॉन्ड का 1.5 है इस पूरे का, तो ये देखो यहाँ पर ये वाला पूरा 1.5 और यहाँ पर ये वाला पूरा 1.5 प्लस 2 इंटू μ1 इज 1.5 μ2 इज 1.5 एंड cos थीटा, थीटा कितना होगा जरा देखो, इनके बीच का एंगल अगर बनाओगे आप लोग तो कितना आएगा 120 डिग्री का एंगल, कितना आएगा इनके बीच का। दूसरे मार्कर से बना देता हूँ, या इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। ये x था, ये x था, जब बनाओगे तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा 120 डिग्री का आएगा, तो 120 डिग्री cos 120। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, मतलब जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, ऐसे हो जाएगा 1.5 स्क्वायर 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर, और cos 120 कितना होता है लोग जानते हो, -1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 होता है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, या आपका हो गया 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, क्या बचेगा √1.5 का स्क्वायर रूट हट गया, तो कितना बच गया 1.5 डी बाई, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका 1.5 डी बाई, दैट इज ए। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ गए। 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, तो आपको बताना है सही हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। और सेवंथ क्वेश्चन भी आपका ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, 8th भी ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, मतलब जो ये क्वेश्चंस है ये 6 to 10 ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन दैट इज वीबीटी का एक कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन, और VACPR, तो दोनों थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है सबसे पहली बात, तो इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। दैट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जब अलग अलग ऑर्बिटल्स को, जैसे एक s ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल होगा, तो दोनों को मिला दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक नया ऑर्बिटल sp बन जाएगा। दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन, जब आप डिफरेंट चीजों को मिलाते हो और नई चीज बनाते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो पूरा थ्योरी वाले पार्ट के अंदर मैंने लिखी हुई है। अभी फिलहाल मेरा टारगेट है एक्सप्लेनेशन। आपको पता है सुपर 30 सीरीज का लॉजिक, तो वही हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला लिख दिया, जनरल फॉर्मूला। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ऑर्बिटल्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं,
और ट्रिक्स हैं इसकी, सिग्मा बॉन्ड लोन का इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके निकाल सकते हैं। पर एक सबसे जनरल मैंने एक टर्म लिख दिया जिसका यूज करके किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ट्रिक्स अगर लगाते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, आप लोगों को फॉर्मूलेस के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो ट्रिक लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। तो एक जनरल लिख दिया, चाहे तुम्हें स्ट्रक्चर पता हो ना पता हो, तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो काम बन जाएगा। तो फॉर्मूला कहता है हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। तो इसमें v क्या है, इसको सॉल्व करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसमें v इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर की है कि 13 ग्रुप वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 14 ग्रुप वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 15 के 5 होंगे, 16 के 6 होंगे, 17 के 7 होंगे। बात करी हुई है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। तो वही लिखना है आपने, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड होगा, सेंट्रल एटम जो अकेला टाइप का दिखा होगा तुम्हें, जैसे सपोज PCl5 है तो PCl5 में अकेला कौन सा है, P। चारों तरफ 5 क्लोरीन है तो अकेला कौन है, P। तो P इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहो, जो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, उसको हम सेंट्रल एटम कंसिडर करते हैं। ओके, तो M इज द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। कितने मोनोवैलेंट एटम्स है, नंबर मतलब कितने मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स कौन से होते हैं, मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या होती है, एक होती है, उसको हम मोनोवैलेंट एटम्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपके मोनोवैलेंट एटम है। देखना है हमें कंपाउंड्स के अंदर कि क्या ये प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है वो लिख देना है एम की जगह। दैट इज द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। सी इज द कैटायन का मतलब समझते हो आप लोग, पॉजिटिव चार्ज, क्या मॉलिक्यूल के ऊपर या कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ए इज द एनायन, क्या कोई उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो जब ये फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका 2 आ सकता है निकल के, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, ठीक है। इनमें से कुछ भी निकल के आएगा। बाय द वे अगर इसको सॉल्व करके 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 एंड इफ इट कम्स आउट 7 द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर इसको सॉल्व करके इनमें से कोई वैल्यू आएगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन यहाँ मैंने लिख दी है। इसको हम स्टेरिक नंबर्स बोलते हैं। दीज आर द स्टेरिक नंबर्स एंड दीज आर द हाइब्रिडाइजेशन। रटने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे सपोज 4 आया, 4 के लिए क्या लिखोगे तो sp3, तो काउंट करो जगह, देखो 3 p के ऊपर है, s के ऊपर 1, तो 3 + 1 4। तो इस तरीके से तुम काउंट भी कर सकते हो। अगर किसी को डाउट है, कंफ्यूजन होता है 5, 6 के अंदर, तो अगर 5 आएगा तो देखो sp3d मतलब 3 p के ऊपर, 3 + 1 s के ऊपर 1 और d के ऊपर 1, तो 3 + 1 4 + 1 5, तो देखो 5 आ रहा है टोटल, ठीक है। यहाँ पर एक डाउट बच्चों को ये होता है कि सर sp3 के बाद sp4 क्यों नहीं आया। तो sp3 के बाद sp4 क्यों नहीं आया, तो इसके लिए सीधी सी बात है, क्योंकि p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। p ओनली हैज 3 ऑर्बिटल्स। तो जैसे ये 3 px, py, pz, जैसे ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल भर जाएंगे, नया इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर करेगा, तो डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो इसलिए पी के 3 जैसे ही भर गए तो नया इलेक्ट्रॉन का एंटर करा, डी में एंटर करा। इसीलिए 5 में हमने sp4 नहीं लिखा, sp3d लिखा। क्लियर, ओके। सो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज CH4 की हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हाइब्रिडेशन इक्वल्स टू हाफ v + m - c + a। आपने फॉर्मूला पुट कर दिया। हाफ सेंट्रल एटम कौन सा है, तो बताया था जो अलग सा दिख रहा है तुम्हें, या फिर जो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, तो कौन है, कार्बन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कोई मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट इनमें से चेक करो, यस हाइड्रोजन है। कितना है, 4, क्योंकि नंबर लिखना है, m इज द नंबर ऑफ, तो 4, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज ना तो कोई नेगेटिव चार्ज, तो 4 + 4 8/2 दैट इज 4। मतलब इसकी हाइब्रिडेशन होगी क्या आपकी sp3। क्लियर। एक एग्जांपल और लेता हूँ CO2। तो लगाएंगे फॉर्मूला हाफ v + m - c + a। तो देखो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से कौन जो अकेला अलग सा दिख रहे हैं, कार्बन, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। क्या कोई मोनोवैलेंट दिख रहा है इस बार आपको,
तो 2 मत लिख देना। देखो ऑक्सीजन इज नॉट एन मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है, तो मोनोवैलेंट 0, कैटायन 0, एनायन 0, तो कितना आएगा 4/2 दैट इज 2, मतलब इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp, 2 का मतलब sp। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको? ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पहला है NH4 पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडेशन क्या होगी? फॉर्मूला समझता हो हाइब्रिडेशन का, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा? डेफिनेटली नाइट्रोजन, क्योंकि अकेला नाइट्रोजन ही है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास? 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब 5। कितना मोनोवैलेंट है? हाइड्रोजन है मोनोवैलेंट और 4 है। माइनस क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज है, यस। इस बार देखो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, NH4 पॉजिटिव दिख रहा है आपको, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है। देखो +1 है तो मतलब 1 मैग्नीट्यूड उठा के पुट करेंगे, और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है तो 0। हाफ कितना हो गया? 9 - 1 दैट इज 8, तो कितना आएगा इसको सॉल्व करके? 4, तो 4 मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp3, तो इसकी हाइब्रिडेशन आ जाएगी आपकी sp3, इसकी आ जाएगी sp3। आई बात समझ में? सेकंड PCl5, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, हाफ। इस बार देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा? किसका लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस सेंट्रल एटम होगा। तो फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो 15 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और मोनोवैलेंट है, हाँ क्लोरीन है 5, ना तो कोई एनायन है ना तो कोई कैटायन है, तो कितना जाएगा? 10/2 दैट इज 5 sp3d, तो इसका जाएगा आपका sp3d। नाउ थर्ड SF6, हाइब्रिडेशन निकालोगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बार किसके लेने पड़ेंगे हमें? सल्फर के लेने पड़ेंगे। सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑक्सीजन वाली फैमिली, दैट इज 16 ग्रुप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 प्लस मोनोवैलेंट है, दिख रहा है आपको मोनोवैलेंट, फ्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट, कितना है? 6, ना तो कोई कैटायन ना तो कोई एनायन, तो कितना हो गया? 12/2 दैट इज 6 मतलब sp3d2, sp3d2। तो बचा हुआ IF7 का क्या होगा? sp3d3 ही होगा। निकाल लो, निकालना है तो IF7 का क्या होगा आपका? हाइब्रिडेशन इज इक्वल्स टू हाफ, आयोडीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 17, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम 7 है, ना तो कोई कैटायन है ना तो कोई एनायन है, तो 7 + 7 14/2 दैट इज 7 मतलब sp3d3, 7 का मतलब sp3d3 दे रखा है, तो sp3d3। ठीक है, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तुम लोग हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो कहीं पर भी। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं विच इज इनकरेक्ट पेयर, कौन सा इनकरेक्ट है? आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ज्योमेट्रीज दे रखी है। ठीक है, VSEPR थ्योरी पे बेस्ड है, तो आपसे बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो VSEPR थ्योरी एक अपने में बहुत काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उससे काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्लास, सो मैं आपको बेसिक पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो VSEPR थ्योरी या फिर स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो थोड़ा VSEPR थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रीज की। व्हेन सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। ठीक है, मैं कब की बात कर रहा हूँ? ज्योमेट्रीज, उन ज्योमेट्रीज की बात कर रहा हूँ जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि यही वाली ज्योमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इसके बाद केस और बनता है, केस 2 बनेगा जिसमें एक लोन पेयर होगा, केस 3 बनेगा जिसमें 2 लोन पेयर होगा। ठीक है, केस 4 बनेगा जिसमें 3 लोन पेयर होंगे। तो इस अकॉर्डिंग स्टोरी चलते रहेगी और काफी बड़ी स्टोरी है। ठीक है, फिलहाल हमारा टारगेट केवल इसमें है कि ज्योमेट्रीज व्हेन सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, क्योंकि बाकी जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे इसी से बनते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी सारे बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। तो देखो क्या है, तो सबसे पहला अगर मेरे पास एग्जांपल है BeCl2,
ठीक है। BeCl2 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ये मैं अभी कंपाउंड लिख के डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना, कंपाउंड्स के हाइब्रिडेशन निकालना मैं पहले सिखा चुका हूँ आप लोग को, आप अपनी प्रैक्टिस करो, उस फॉर्मूले में पुट करके इसकी निकालने की कोशिश करो, sp ही आएगी। ठीक है। बेरिलियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 मोनोवैलेंट एटम है, तो हाइब्रिडेशन निकालना आपको मैंने सिखा दिया, उस फॉर्मूले का यूज करके हाइब्रिडेशन निकालो। तो sp है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी लीनियर होती है। क्या होती है इसकी? लीनियर। इस टाइप से BeCl2 ये होती है लीनियर। ठीक है। सेकेंड है आपके पास BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, हाइब्रिडेशन आपको अपने आप निकालनी है, और ये होती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर BF3, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या फिर प्लेनर भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड है CH4, इसकी हाइब्रिडेशन होती है आपकी sp3, इसकी ज्योमेट्री होती है आपकी टेट्राहेड्रल, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, दिस इज योर टेट्राहेड्रल। फोर्थ है आपके पास PCl5, इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3d, और इसकी ज्योमेट्री होती है आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री होती है आपकी क्या? ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसके लिए मैं एक हिंट देता हूँ, ध्यान रखना अभी फिलहाल के लिए। इसमें ये जो 3 बॉन्ड होते हैं इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, और इसको, इन दोनों बॉन्ड्स को एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इन 3 को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड, और इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और हमेशा जब भी फिल करेंगे, बाय द वे लोन पेयर अगर होगा तो हमेशा एक्सियल बॉन्ड्स को पहले भरा जाएगा। ठीक है, मैं आगे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, हमेशा एक्सियल बॉन्ड फिल्स फर्स्ट। ये 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है, और ये 3 देखो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ट्रायंगल्स की साइड से, तो इन 3 बॉन्ड को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड। और हमेशा एक्सियल बॉन्ड फिल फर्स्ट देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, अभी हम आगे यूज करने वाले हैं इसको। ओके, फिफ्थ क्या होगा? सपोज SF6 है, हाइब्रिडेशन होगी इसकी sp3d2, इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप का इसका शेप होता है F। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसमें भी जो ये सेम प्लेन वाले 4 बॉन्ड्स होते हैं, ये हमेशा पहले भरता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इसमें ये 1 2 3 4 बॉन्ड पहले भरेंगे, उसके बाद ये वाले और ये वाले प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे वाले बॉन्ड भरेंगे। और आपके पास लास्ट है IF7, जिसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3d3, और इसका शेप होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, क्या होता है इसका? पेंटागोनल बायपिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो ये जनरल मैंने लिख दिया, जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब हाइब्रिडेशन sp आती है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री ये होनी चाहिए, sp2 के ये होनी चाहिए। हर एक हाइब्रिडेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ज्योमेट्री लिख दी है, तो ये जनरल होनी चाहिए। कब? जब लोन पेयर नहीं होगा। अब जब लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री चेंज करती है। ठीक है, ज्योमेट्री चेंज करती है, वो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। ओके, तो आप लोग ये नोट कर लेना। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्या है? BrF5, ए है BrF5, तो BrF5 के लिए क्या बोला आपको? ट्राइगोनल बायपिरामिडल बोल रहे है ना। मतलब चलो BrF5 की पहले हाइब्रिडेशन निकाल दो। हाइब्रिडेशन क्या है इसकी? आप समझते हो, हाफ B + M - C + A, हाफ ब्रोमीन फ्लोरीन वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं 17, तो 7 + 5 - 0 + 0 12/2, कितना बच गया? 6। मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी? sp3d2 होगी। हाइब्रिडेशन sp3d2 होगी। हाइब्रिडेशन निकालना सिखा ही रखा है मैंने आपको। तो sp3d2 की कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, पीछे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, मतलब ये होनी चाहिए थी, पर वो कब होनी चाहिए थी? जब हमारे पास 6
6 के 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, पर यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है देखो 5। तो 5 में मैंने बताया था पहले जो सेम प्लेन वाला है ये भरते हैं, ये बोला था। तो 5 ये भर गए, 4 ये भर गए और एक ये वाला भर जाएगा, तो बचा रहेगा एक, यहाँ पर क्या होगा लोन पेयर होगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं सबका बनाया था, उसके बाद मैं नाम एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड है मेरे पास SF4। SF4 की जब तुम हाइब्रिडेशन निकालोगे, मैं डायरेक्ट हाइब्रिडेशन लिख रहा हूँ, इसकी हाइब्रिडेशन आएगी sp3d, इसकी हाइब्रिडेशन आएगी sp3d। अपने आप निकाल के देखो, पीछे सिखा रखा है मैंने। sp3d इसकी हाइब्रिडेशन आएगी, ठीक है। और sp3d हाइब्रिडेशन मतलब ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, जनरल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पर इसके लिए मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है जनरल स्ट्रक्चर, अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने। और इसमें मैंने बताया था कौन से बॉन्ड पहले भरते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड पहले भरते हैं, ये बोला था थोड़ी देर पहले मैंने। तो फ्लोरीन पहले 1 2 सॉरी मैंने बोला था एक्सियल बॉन्ड पहले भरते हैं, इक्वेटोरियल नहीं सॉरी एक्सियल बॉन्ड पहले भरते हैं, ये बोला गया था। तो एक्सियल बॉन्ड पहले भरेंगे 1 2, हमेशा एक्सियल बॉन्ड फिल्स फर्स्ट, फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड भरते हैं, ठीक है। तो 1 2 बचे 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। तो देखो ये 2 हो गए। अब बचा हुआ एक जगह यहाँ क्या बन जाएगा आपका, लोन पेयर बन जाएगा। तो ये इसका ज्योमेट्री हो जाएगी। थर्ड क्या है, ClF3। ClF3 की जब हाइब्रिडेशन निकालोगे क्या आएगा, हाफ प्लस 7 प्लस 3। तो इसका भी सेम टू सेम sp3d आएगा। क्लोरीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, समझ लो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, हाफ 7 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0 10/2 दैट इज 5। ये तो अब आ जाना चाहिए आप लोग को। जब इसके लिए बनाओगे तो इसके लिए क्या बनेगा, तो ये इस sp3d के कॉरस्पॉन्डिंग जनरल क्या होती है, ये होती है, तो पहले यही बना देंगे। और फिर बोला है कितने फ्लोरीन है 3, तो सबसे पहले कहाँ भरेंगे, तो एक्सियल पोजीशन में पहले भरेंगे। तो 1 2 और तीसरा कहाँ भरेंगे, डेफिनेटली तीसरा यहीं पर ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो तीसरा फ्लोरीन हम ऊपर भर देंगे। आई बात समझ में? याद देता हूँ इसका sp3d, तीसरा फ्लोरीन हमने कहाँ भर दिया, ऊपर भर दिया। और तो बचे हुए यहाँ पर क्या बचे रह जाएंगे, लोन पेयर। यहाँ पर भी क्या बचा रहेगा, लोन पेयर बचा रहेगा। क्लियर? और लास्ट बोल रहा है आपका NH3। तो NH3 की जब हाइब्रिडेशन निकालोगे तुम्हारी हाइब्रिडेशन है sp3, और इसके लिए sp3 कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए जनरल, ऐसा होना चाहिए। CH4 में बताया टेट्राहेड्रल होता है sp3 कॉरस्पॉन्डिंग। पर कितने बॉन्ड पेयर है, केवल 3। तो 3 है तो केवल हाइड्रोजन कितने भरोगे, 3 भरोगे। और बचा एक क्या रह जाएगा, लोन पेयर बचा रह जाएगा। ये इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है। इतने बात समझ आ गई। अब देखो जरा ध्यान से, जो आपके पास है पहला वाला, इसका ज्योमेट्री क्या है, तो ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है। sp3d2 अगर होती है और सारे के सारे 6 के 6 बॉन्ड पेयर होते तो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर ज्योमेट्री चेंज करेगी। और ज्योमेट्री क्या होगी, तो जहाँ लोन पेयर आता है वहां हम ज्योमेट्री निकालने के लिए क्या करते हैं, लोन पेयर को छुपा दो। तो लोन पेयर को जैसे ही छुपाओगे, लोन पेयर को छुपाओगे तो क्या बनेगा आपका, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। देखो स्क्वायर, और इससे एक पिरामिड बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो देखो लोन पेयर छुपाओगे तो देखो एक झूले टाइप का बन रहा है। जब पार्क में झूला झूलते हैं बच्चे, एक सीसॉ बोलते हैं, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, ये इसको छुपा दो तो ये नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है, समझ लो। तो इसको हम बोलते हैं सीसॉ, एक गेम होता है बच्चों का झूला झूलने का। यहाँ लोन पेयर को छुपाओगे तो क्या बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है, टी टाइप का बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कोई बात नहीं, सीधा कर दो तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना। तो इसको हम टी शेप बोलेंगे, टी शेप हो गया। और अमोनिया में देख लो, अमोनिया में लोन पेयर को छुपाओगे तो क्या बन रहा है, देखो पिरामिड टाइप का बन रहा है, ये 3 और ये अगर हम यहाँ से इनको मिला दो तो क्या बन रहा है आपका, एक पिरामिड टाइप का बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पिरामिडल। तो ये ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी क्या, पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो आपसे बोला गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो दिख ही रहा है आपको, BCD करेक्ट है, सीसॉ टी शेप एंड पिरामिडल, सीसॉ टी शेप एंड पिरामिडल। एंड फर्स्ट वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोला है, पर एक्चुअल में फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल होना चाहिए। तो फर्स्ट विल योर ऑप्शन, दैट इज इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। ओके, नाउ एट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स प्लेनर, कौन सा प्लेनर होगा। तो डेफिनेटली हमने हाइब्रिडेशन जानी हुई, तो CH4 की हाइब्रिडेशन क्या होगी, अब तो आप लोग को एकदम पता चल गया CH4 की क्या होगी, sp3, और sp3 होगी तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ये होती है ना।
सेकेंड है NH3, NH3 की क्या है sp3, तो होनी इसकी भी टेट्राहेड्रल चाहिए बट बिकॉज ऑफ 3 बॉन्ड पेयर। टेट्राहेड्रल कब होती है जब 4 बॉन्ड पेयर होता है, बिकॉज ऑफ 3 बॉन्ड पेयर। ये क्या होती है पिरामिडल होती है। ये तो पीछे एक लोन पेयर आ जाता है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के कारण पिरामिडल हो जाती है, पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 7th वाले क्वेश्चन के अंदर। C2H4, यस C2H4 को आप चेक करोगे तो C2H4 इज इथीन, तो C2H4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो C2H4 इस टाइप का आएगा तुम्हारा, C2H4 इस तरीके का आएगा। तो ये इसकी हाइब्रिडेशन जब तुम चेक करोगे, कोई सी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडेशन, एक चीज देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी चेक करने के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ कैसे हम चेक करते हैं। ये हम इनऑर्गेनिक में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, पर इनऑर्गेनिक में तुम्हें अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो गलती कर सकते हो तुम, इसलिए मैंने वो बताया नहीं उस टाइम। पर यहाँ पर तो ऑर्गेनिक का ये सिंपल स्ट्रक्चर आई थिंक सभी को पता होते हैं। तो हाइब्रिडेशन चेक करने का एक और रास्ता होता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें तो लोन पेयर होता नहीं है क्योंकि जहां पर भी कार्बन खाली होगा तो वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना, कुछ नहीं होगा तो मतलब हाइड्रोजन है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जनरली यहाँ 0 ही होता है। तो देखो अगर आपको इस कार्बन के क्रॉस निकालनी है तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये तो पाई बॉन्ड है ना, हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो हमें सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करना है। तो देखो इस कार्बन के अक्रॉस कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिमिलरली इस कार्बन के अक्रॉस भी क्या होगा, 1 2 3, मतलब इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, 3 का मतलब याद है ना आप लोग को, 3 का मतलब क्या होता है sp2, 2 + 1 3, और इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी बस। और जहां हाइब्रिडेशन sp2 होगी वहां ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनरी होती है। हाइब्रिडेशन sp2 के अंदर VSEPR3 में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। SiCl4 की क्या होगी, फिर से टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि ज्योमेट्री SiCl4 क्या होता है, sp3 होता है, और तो टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगी। अब निकाल के देख सकते हो। ओके, तो एक क्या फॉर्मूला भी ध्यान रखना है हाइब्रिडेशन का, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। हमें टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ इसका, जैसे H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आप लोग को स्ट्रक्चर पता है तो निकाल सकते हो। यस, H2O का स्ट्रक्चर ये, तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल, 2, और कितने लोन पेयर है, 2, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3 होती है। और इसको चाहे तुम इस फॉर्मूले से निकालो, हाफ V + n - C + A, तब भी वही आएगा। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन सेंट्रल है 6, प्लस कितने मोनोवेलेंट है 2, -0 के टाइम 0 है, तो 8/2 कितना आ गया 4, तो देखो sp3 आ गया। तो कैसे भी निकाल सकते हैं हम हाइब्रिडेशन, हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, Which of the following is isoelectronic and isostructural? Isoelectronic का मतलब क्या होता है, isoelectronic का मतलब होता है having same electron, और isostructural का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम। तो आपको बताना है किसके अंदर सेम स्ट्रक्चर और सेम इलेक्ट्रॉन्स है, तो चेक करने पड़ेंगे आपको। तो पहला चलो चेक करते हैं। सपोज ए आपके पास SO3 2- और NO3-, तो सल्फर के पास कितने इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं इसमें और इसमें, क्या इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन है, तब फिर हम सेकंड स्ट्रक्चर चेक करेंगे। इलेक्ट्रॉन चेक करो जरा, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, एक ऑक्सीजन के पास होता है 8, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितना होगा 24। भाई एटॉमिक नंबर ही तो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 3 जा 24 और 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके 10 12 1 2 3 4 42 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, ठीक है। 42 इलेक्ट्रॉन्स, इसको चेक करो। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने 7, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, कितना ऑक्सीजन है 3, तो 24 और माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, बात समझ रहे हो। तो 24 में
7 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 31 और 32 इलेक्ट्रॉन। तो देख लो आप लोग को दिख ही रहा है इलेक्ट्रॉन ही सेम है, मतलब दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो भाई आइसो स्ट्रक्चर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा चेक करना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और आइसो स्ट्रक्चरल भी हो। फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड चेक करते हैं ClO3 माइनस एंड SO3 2 माइनस। तो क्लोरीन में देखो, क्लोरीन में कितना होता है, इसके 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 एटॉमिक नंबर, और एक ऑक्सीजन के पास 8, तो 3 ऑक्सीजन के पास 24 और माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 8 2 1 2 3 4 42। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 42 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और SO3 2 माइनस के तुमने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर निकाली थे, कितने होते हैं 42 इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा देखो दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यस दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका आइसो स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेते हैं। तो आइसो स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हें हाइब्रिडेशन चाहिए होगी। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, हाइब्रिडेशन निकालने मैंने सिखा रखा है तुम्हें। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, हाफ सेंट्रल में कौन होगा, क्लोरीन, लिख देता हूँ फॉर्मूला V+M - C+A। तो हाफ सेंटर में कौन होगा, क्लोरीन, क्लोरीन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होंगे इसके 7, प्लस मोनोलेंट, मोनोलेंट तो कोई भी नहीं है मतलब 0, माइनस कैटाइन, कैटाइन भी नहीं है, और एनाइन, तो दिख रहा होगा आपको एनाइन मतलब -1, एक दिस इज एनाइन नेगेटिव चार्ज, तो कितना नेगेटिव है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8/2 दैट इज 4, मतलब इसकी हाइब्रिडेशन आ गई आपकी sp3। और एक चीज देखो sp3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर है, और याद है आपको sp3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर होता है तो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल होता है, NH3 जैसा, पीछे एक्सप्लेन करें। SO3 की निकालो, SO3 की हाइब्रिडेशन क्या होगी, SO3 2 माइनस की हाफ V प्लस, यहाँ निकालता हूँ इसकी हाफ V+M - C+A, हाफ V, सल्फर है 6, मोनोलेंट कोई नहीं, कैटाइन कोई नहीं, और एनाइन देखो इस बार कितना है 2 माइनस है, मतलब एनाइन 2 आएगा 2, तो 6 2 8/2। तो इसकी भी हाइब्रिडेशन देखो क्या आ गया sp3, तो दोनों की हाइब्रिडेशन sp3 है, और दोनों में कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब डेफिनेटली दोनों क्या हो गया आइसो स्ट्रक्चरली होंगे। आई बात समझ में। एक चीज का ध्यान रखना, अगर बाय द वे हाइब्रिडेशन दोनों की sp3 आती, हाइब्रिडेशन से हम नहीं बताते कि भाई आइसो स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडेशन पहली बात तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बॉन्ड पेयर भी सेम होनी चाहिए। बाय द वे ये होता जैसे अगर बाय द वे एग्जांपल CH4 भी होता, ठीक है, अगर मुझे आइसो स्ट्रक्चर चेक करना होता केवल इन दोनों में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो डेफिनेटली नहीं है ये दोनों, आइसो स्ट्रक्चर चेक करना होता, हाइब्रिडेशन इसकी भी sp3 और हाइब्रिडेशन CH4 की भी sp3 है, तो ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों को आइसो स्ट्रक्चर बोल देता। पहली बार हाइब्रिडेशन निकालनी है, और सेकंड स्टेप में चेक करना है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है 3, तो डेफिनेटली आइसो स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये और ये, ठीक है। बट ये और ये दोनों के हाइब्रिडेशन sp3 और बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 3, तो ये ही आपका आइसो स्ट्रक्चर होगा। तो 9th का आपका B हो जाएगा, ठीक है। तो C और D अपने आप चेक करो, होगा कि नहीं होगा वो आपको चेक करके पता चल जाएगा, हो सकता है हो जाए, है ना, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, तो आप लोग को अपने आप चेक करना है, आपको होमवर्क है, ये मैंने सिखा दिया आपको कैसे चेक करना है। इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए इंडिविजुअल एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो और चेक करो, और आइसो स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन या VSEP या 3 का यूज करो। ओके, 10 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉम्प्लेक्स ML5 एग्जिबिट ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ML5 है वो क्या बनाता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाता है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल मतलब इस टाइप का, ये आपको एक्सप्लेन किया था मैंने थोड़ी देर पहले, ML5 ये होगा। एंड स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल भी एक्सप्लेन किया था, BRF5 बना था आपका स्क्वायर पिरामिडल, याद है, यस, स्क्वायर पिरामिडल इस टाइप का बनता है ये, ठीक है, दोनों में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको बोल रहा है ML5 कंपोनेंट वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाता है, दिस इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल एंड दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। आप लोगों से बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री LML बॉन्ड एंगल्स आर, मतलब आपको कौन कौन से चेक करने हैं, 180 डिग्री के चेक करने हैं, 90 डिग्री के चेक करने हैं, और 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल चेक करने हैं, इसमें भी और इसमें भी, और बताने टोटल कितने होंगे। इतनी बात समझ आ गई। तो जरा देखो 180 का तो आपको सीधी सी बात है कि दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड एंगल 180 का हो जाएगा, तो 180 का 1, सबसे पहले मैं इसमें चेक कर रहा हूँ। 90 का क्या होगा, 90 के आप लोग देखो जरा, ये
ये वाला और ये वाला सेम प्लेन में होता है, ये तीन सेम प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर ये प्लेन के नीचे। ठीक है, किस टाइप से होते हैं मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल देखिए। सपोज ये वाला है, ये एल यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये वाला एल यहाँ होगा, ये वाला एल यहाँ होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है आपका, दिख रहा है आपको ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल सेम प्लेन में, ये वाला प्लेन के ऊपर, बीच में मेटल सेंट्रल मेटल होगा, ये प्लेन के ऊपर और ये वाला प्लेन के नीचे, ये वाला प्लेन के ऊपर ये वाला प्लेन के नीचे। आई बात समझ में? तो देखो आप, ये तीन ट्रायंगल, ये तीन सेम प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर ये प्लेन के नीचे, ये प्लेन के ऊपर ये प्लेन के नीचे। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा, देखो ये 90 डिग्री का ये भी बनाएगा इसके साथ, ये वाला भी 90 डिग्री का बनाएगा, और ये तीन 90 के ऊपर बनेंगे, तीन 90 के नीचे बनेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तीन 90 के ऊपर बनेंगे, तीन 90 के नीचे बनेंगे, मतलब 90 के कितने एंगल बन गए? टोटल 6 बन गए। क्लियर? देखो ये था, यहाँ मेटल था ऊपर, मतलब ये भी 90 का बनाएगा, ये भी 90 का बनाएगा, ये भी 90 का बनाएगा, और सिमिलरली जो नीचे था वो भी 90 का बनाएगा। और 120 के कितना बनेगा? तो 120 के आपको दिख ही होंगे। अगर ये आपका सेम प्लेन वाले हैं तीन, तीन सेम प्लेन के, तो 120 120 120, मतलब 120 120 120, तो 120 कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। ठीक है, सेकंड में चेक करो, तो 180 के कितने एंगल बनेंगे? तो 180 के दिख रहे होंगे आपको, एक ये वाला बनेगा, एक समझ लो, एक ये वाला बनेगा, दो, एक ये पूरा वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा। समझ लो कितने बन गए? 2 बन गए। और 90 के कितने बनेंगे? 90 के देखो, ये 4 तो बनेंगे, एक इसकी कहानी क्या है, इसमें एक यहाँ पर है, एक में 2 3 4, 1 2 3 4, ये बुक नोटबुक के कोने में 1 2 3 4, और ये वाला है एल प्लेन के ऊपर। तो इस टाइप की कहानी है, 1 2 3 4 और ये प्लेन के ऊपर। आई बात समझ में? तो देखो ये आपस में तो चारों के चारों 90 बनेंगे, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, ये 4 90 हो गए जो आपस में बना रहे हैं क्रॉस करके, जो प्लेन सेम प्लेन वाले। अब प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन के ऊपर है तो देखो ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, और ये भी 90 बनाएगा। बात समझ लो, सभी के सब 90 बनाएंगे प्लेन के ऊपर। तो एक 90 इसके साथ बनेगा, 90 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, मतलब टोटल कितने? चारों के चारों 90 बनाएंगे, मतलब 4 और ये 4 प्लेन के ऊपर वाले, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और 120 तो इसमें कोई बनेगा नहीं, टोटल कितना हो गया? देखो 8 2 10 16 और 17 और 3 20, तो टोटल कितने एंगल आ गए? टोटल 20 आ गया। तो 20 ऑप्शन देख रहे हैं, यस, तो 20 विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, तो ये है कहानी। तो आज की क्लास के अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।